हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट आईईसी में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें अब हम आपको पिछली क्लासेस में बताए थे कि हम लोग जो है पेपर हल करेंगे। पेपर हल करने से पहले हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं और उसको आप लोग लिख लीजिए, है ना। अगर पूरी तरह से कई बच्चे हैं, हमें पता है, नहीं लिखेंगे हमें, तो आप लोग कम से कम उसका आंसर अपनी नोटबुक में से पढ़ ज़रूर लीजिए। अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो 100 नहीं 120% मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। ये देखिए, जैसा कि आपके बुक्स में ही पीछे दिया हुआ है, हर चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको प्रोवाइड किया गया है ना। तो आप लोग अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे कि इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है ना। 50 के 50 नंबर आप ला सकते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जैसा कि कुल मिला के हमें लगता है 20 से 25 क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा 25 से 30 के बीच में होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और सभी पढ़ाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, एक एक मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पावर डायोड क्या होता है, वह नॉर्मल डायोड से कैसे भिन्न होता है। मतलब पावर डायोड और नॉर्मल डायोड में आपको अंतर बता देना है ना। और पावर डायोड के बारे में हमने बताया था आपको, है ना। पावर डायोड क्या होता है, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें हमने आपको 3 प्रकार के बताए थे, है ना, शॉटकी डायोड बताए थे। तो उन तीनों को आप लोग लिख दीजिए, है ना। और उसका जो नॉर्मल डायोड जैसे पीएन जंक्शन डायोड है, उससे क्या भिन्नता होती है इसमें, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एकदम शुरू में ही पहले पहले ही हमने पहले दूसरी लेक्चर में कराया था। तो आप लोग उसको देख लीजिए और ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। हम तो कहेंगे एक असाइनमेंट का कॉपी अलग से बनाइए, है ना। उसमें इतने जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इनको जो है अलग से क्वेश्चन लिख के उसके नीचे आंसर पूरा लिखिए, जिस प्रकार से एग्जाम में लिखते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, है ना। जो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब पावर रेटिंग के लिए यूज होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। एचसीआर हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि उसकी कंट्रोलिंग की जाती है पावर सप्लाई को। इंडस्ट्री में जो मशीन हमारी चलती हैं उसकी कंट्रोलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती। क्योंकि मान लीजिए आप कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आप उसको कम करना चाहेंगे, कम हो रहा है ज़्यादा करना चाहेंगे, तो उसकी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं, कम ज़्यादा करना पड़ेगा कि नहीं। तो स्पीड को कम ज़्यादा किससे करेंगे, ये सीआर से करेंगे। इंडस्ट्रियल में हाई वोल्टेज हाई करंट यूज होता है, इसलिए हमको पावर डायोड की आवश्यकता होती है, या फिर ये सीआर से यूज करते हैं, है कि नहीं। जो नॉर्मल डीसी वाला होता है वो घरों के लिए 230 वोल्ट के लिए यूज होता है, जो हमने आपको बताया था। उसमें भी स्टेप डाउन करके हम लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल डायोड जो पीएन जंक्शन होता है 0.3 या 0.7 वोल्ट पर ही ऑपरेट हो जाता है ना। तो कहाँ 230 वोल्ट देंगे तो तुरंत नाच जाएगा, है ना, जल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करते। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसी में आगे क्वेश्चन है, कंट्रोल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है, मतलब कंट्रोलिंग जो करते हैं उसकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या सीआर का क्या महत्व है। तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, पावर सप्लाई को या स्पीड को कम या अधिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें कराई गई हैं आपको। अब बात करते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है, थायरिस्टर क्या होता है ना। तो ये तो कराया गया है। थायरिस्टर फैमिली के विभिन्न सदस्यों के नाम बताना है। तो थायरिस्टर फैमिली के जैसे डायक ट्रायक जो जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं, है ना, सब क्या है, थायरिस्टर फैमिली के ही है। यूजेटी जो है थायरिस्टर फैमिली के नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख के आप लोग इसको बना सकते हैं। उनका मतलब सिंबल बनाना है तथा विभिन्न प्रकार मतलब उनका उपयोग कहाँ होता है ये बताना है।
इसी में अगला क्वेश्चन है एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक है ना, आपको बताना है तथा उसका रेटिंग बताना है। एससीआर के बारे में तो आपको बहुत विस्तार से बताया गया है, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है वो है डायक की संरचना तथा वीआई कैरेक्टरिस्टिक और क्या बताना है, रेटिंग बताना है। तो आराम से बता सकते हैं, डायक को भी बहुत अच्छे से बताया गया आपको। अगला इसी में क्वेश्चन है ट्रायक, ट्रायक को संरचना बताना है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताना है तथा उसका क्या बताना है, रेटिंग के बारे में भी आपको बताना है, मतलब कितने कितने रेटिंग तक ले ये यूज किए जा सकते हैं, है ना, ये चीज़ें बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एससीआर की ट्रिगरिंग से आप क्या समझते हैं, है ना, वही फायरिंग एंगल कंट्रोल करते हैं जो उसी को ट्रिगर पल्स देते हैं कि नहीं गेट पे, उसी के बारे में आपको बताना है। ट्रिगरिंग के विभिन्न विधियों को बताना है ना, तो आपको सारी चीज़ें बताई गई है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। और इसी में जो अगला क्वेश्चन है, ट्रिगरिंग सर्किट कौन कौन से होते हैं, यूजेटी ट्रिगरिंग सर्किट क्या होती है। यूजेटी हमने आपको बताया था कि इसका उपयोग हम लोग ट्रायक एससीआर को क्या करते हैं, फायरिंग एंगल या ट्रिगर पल्स देने के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। यूजेटी की संरचना, कार्यप्रणाली, वीआई अभिलक्षण, तुल्य परिपथ पैरामीटर के विषय में बताइए। यूजेटी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको नहीं कराया गया है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो घुमा के आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपके नोट्स में आप उसका जवाब है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है, सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी में बताई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर किस प्रकार बनाया जाता है, ये भी बताया गया है। इसको थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। हीट सिंक के बारे में भी आपको बताया गया है, क्या होता है, इनकी क्या आवश्यकता होती है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता है वो गर्म होता है, तो उससे जो है हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर जो निकालता है वो क्या होता है, हीट सिंक होता है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको लिखाया गया है और बताया गया है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए और आराम से लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में है, हीट सिंक का थायरिस्टर को माउंट करने की विभिन्न विधियों को बताइए। कुछ नहीं, इसमें वही चीज़ पूछ रहा है कि हीट सिंक से थायरिस्टर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसके ताप को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप लिख सकते हैं। थायरिस्टर के परिपथ के बचाव हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। थायरिस्टर का जो परिपथ होता है वह जले ना, बेकार ना हो, है ना, उसको किस प्रकार से हम लोग बचाते हैं। तो आपको डेल्टा आई अपन डेल्टा भी प्रोटेक्शन बताया गया था, है ना, डेल्टा आई अपन डेल्टा टी, और एक दूसरा क्या बताया गया था, डेल्टा भी अपन डेल्टा टी प्रोटेक्शन बताया गया था। तो आई और भी दोनों का प्रोटेक्शन आपको बताया गया था, तो वही आपको इसमें लिखना है। अगला चीज़ है, एससीआर की विभिन्न कम्यूटेशन विधियों को बताइए, है ना। हमने आपको बताया था नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन, तो उनके बारे में आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। अगला जो दूसरा में का एक क्वेश्चन है ना। एक्चुअल में ये पूरा सब्जेक्ट का ही जितने क्वेश्चन बनते हैं पर मतलब कि चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो दूसरा जैसे है, फेज कंट्रोल क्या होता है, वही फायरिंग एंगल जो कंट्रोलिंग करते हैं वेव शेप का, हम लोग कम वोल्टेज देते हैं, कट कर देते हैं फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके, वही फेज कंट्रोल, ठीक है। फायरिंग एंगल को कंट्रोल करना ही फेज कंट्रोल कहलाता है। इसके क्या अनुप्रयोग हैं, तो इसके अनुप्रयोग वही है, किसी भी मशीन के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण वह उसका ऑपरेटिंग टाइम भी कंट्रोल होगा और प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ेगा उसी प्रकार से, है कि नहीं। इसी प्रकार अगर हम लोग बी देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, तो क्या है, एक सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का परिपथ
रजिस्टिव तथा इंडक्टिव के लिए वेवफॉर्म की सहायता से समझाइए। तो बिल्कुल आपको बताया है सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट आपको बताया गया है एससीआर के द्वारा, है ना। इसमें फायरिंग एंगल को हम लोग कंट्रोल करते हैं। रजिस्टिव है तो ठीक है, अगर इंडक्टिव है लोड तो क्या होता है, लोड के करंट आती है तो उसके बारे, क्योंकि इंडक्टिव में जो करंट होता है वो क्या होता है, जब डिस्चार्ज होने लगता है हाफ Li² तो विपरीत दिशा में होता है, तो उसके लिए उसमें एक फ्लाई व्हील डायोड का यूज कर दिया जाता है ना, बताया गया है आपको। तो उस फ्लाई व्हील डायोड के द्वारा वो सर्कुलेट करके उसी में डिस्चार्ज हो जाता है या फिर लोड को वापस मिल जाता है, जिससे आपको लोड को एनर्जी भी ज़्यादा मिल जाएगी और आपका जलने से या बेकार होने से इंस्ट्रूमेंट भी बचा रहेगा, है ना। विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है, समझाया गया है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एससीआर का ट्रायक से फेज कंट्रोल कैसे किया जाता है ना। एससीआर तथा ट्रायक से फेज कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब दोनों को बताना है, उसका फायरिंग एंगल कैसे कंट्रोल करके किया जाता है। अलग अलग हमने आपको बताया है, आप लोगों को एक ही साथ पूछ लिया है तो आप लोग एक साथ आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आरएल लोड की स्थिति में फ्री व्हीलिंग डायोड की क्या भूमिका होती है। तो आरएल लोड मतलब वही इंडक्टिव लोड है, तो उसमें फ्लाई व्हील डायोड का क्या भूमिका होती है, जो रिवर्स करंट आती है लोड से उसको उसी में सर्कुलेट करके फिर से लोड के पास पहुंचा देता है, जिससे लोड को अधिक एनर्जी मिलती है और बेकार का लॉसेस होने से बच जाता है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, लेकिन हमने आपको विस्तार पूर्वक, कॉन्सेप्ट तो बस यही छोटा सी है, लेकिन उसमें जो है सर्किट का कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, है ना, और उसके बाद उसका वर्किंग यही लिखेंगे, इसके बाद इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं ये चीज़ लिखेंगे, तो आपका उतना मैटर हो जाएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए। अगला बात करते हैं, एससीआर का यूज करके हाफ वेव फुल वेव ब्रिज को समझाइए। तो सब कराया गया है आपको, हाफ वेव फुल वेव ब्रिज जो है सब कराया गया है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपको अगला जो पूछा है, फेज कंट्रोल परिपथ की सहायता से निम्न का कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो एससीआर की सहायता से आपको बताया गया है, टेम्परेचर कंट्रोल करना, इल्यूमिनेशन कंट्रोल करना, बल्ब लगा के हमने बताया था कि नहीं बताया था, और डीसी शंट मोटर का भी हमने आपको बताया था कंट्रोलिंग करना, स्पीड उसकी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अगला इसी में देख लेते हैं, बी फेज कंट्रोल क्या होता है। फिर वही बात, फायरिंग एंगल को कंट्रोल करना ही फेज कंट्रोल कहलाता है। इसके क्या अनुप्रयोग हैं, तो आप लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रियल में मशीन के स्पीड को कम या अधिक करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, कम या अधिक होगा, अपने आवश्यकता अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर वही चीज़ आ गई है, एससीआर तथा ये हो गया, जैसे हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब देख लेते हैं, ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर को परिपथ सहित एक्सप्लेन कीजिए। ये तो पिछले ही 2-3 क्लास से पहले ही हमने आपको बताया था ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत जल्दी इधर ही समय में कराया गया है, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। चौथा देख लेते हैं, इन्वर्टर का मूल सिद्धांत समझाइए। बिल्कुल आपको कराया गया है और सीरीज पैरेलल दोनों कराया गया है, अभी कुछ ही समय पहले पिछली क्लासेस में ही कराई गई थी, तो आप लोग बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर बिल्कुल कराया गया, अभी कराया गया कुछ ही समय पहले, तो साइक्लो कन्वर्टर का सिद्धांत तथा इसकी परिपथ बताइए। चोपर का सिद्धांत बताइए। सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं, है ना। डुअल कन्वर्टर भी कराया गया है। अब लास्ट इधर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। 5वें में क्या है कि वैद्युत ड्राइव को थायरिस्टर द्वारा कंट्रोल करना, वही जो हम लोग डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग किए थे, वही सर्किट बना के अगर आप लिख देते हैं तो भी वह थायरिस्टर द्वारा ही कंट्रोल हो रहा था, तो भी सही है। डीसी ड्राइव नियंत्रण का सिद्धांत समझाइए। हाफ वेव ड्राइव सब बताया गया है, फुल वेव कंट्रोल वही चीज़ है, हाफ वेव फुल वेव जो आपको बताया गया है उसी के सहायता से आपको विस्तार पूर्वक समझा देना है। अब वैद्युत ड्राइव के चोपर, है ना, द्वारा नियंत्रण को समझाना है, ठीक है। और इसी में एसी ड्राइव्स को बताना है, ठीक है। एसी ड्राइव कंट्रोल, फेज कंट्रोल सब वही एससीआर के द्वारा कंट्रोलिंग जो आपको बताई गई है, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंडेंट है।
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब वही साइक्लो कन्वर्टर के बारे में आपसे पूछ रहा है ना, उसी को आपको बताना है। कांस्टेंट वोल्टेज और VI एम्पियर है ना, वोल्टेज अपान टाइम एप्लीकेशन क्या है, वही डेल्टा V अपान डेल्टा T आपको बताया गया है, तो वही चीज़ है। वोल्टेज कंट्रोल इन्वर्टर ड्राइव व कांस्टेंट करंट इन्वर्टर ड्राइव, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट ड्राइव, मतलब करंट को कांस्टेंट करना है, एक में क्या है वोल्टेज को कंट्रोल करना है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोलिंग AC ड्राइव पर टिप्पणी लिखिए। स्लिप कंट्रोल्ड, ये बी वाला क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया है, ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे। चॉपर तथा इन्वर्टर में बिल्कुल अंतर आप बता सकते हैं। चॉपर व साइक्लो कन्वर्टर में क्या अंतर होता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। फेज कंट्रोल के कुछ अनुप्रयोग लिखिए, तो वही किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर DC शंट मोटर को, है ना, 3 चीज़ें तो आप आराम से अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में फेज कंट्रोल विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, DC शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इल्यूमिनेशन या फिर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक समझा देना है। ताप को थायरिस्टर द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है, वही चीज़ है, आप लोग आराम से बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये 10वें क्वेश्चन का। ब्लॉक डायग्राम की सहायता से UPS की कार्यप्रणाली समझाइए। ये चीज़ आपको नहीं बताई गई है, तो ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा, है ना, जैसे ये पेपर सॉल्व कराएंगे उसमें आपको कराया जाएगा। अब बात करते हैं ब्लॉक SMPS, बिल्कुल कराया गया है ना, अभी पिछली क्लासेस में कराया गया था। बैटरी पर संक्षिप्त टिप्पणी अभी पिछली क्लास में हमारा था। CVT पर संक्षिप्त टिप्पणी अभी पिछली क्लास में ही कराया गया था। ये UPS वाला जो है इसी चैप्टर का है ना, तो ये भी हम लोग देखेंगे अभी अगले ही क्लासेस में जब हम पेपर सॉल्व कराएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, UPS भी क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेंगे, है ना। तो कुल मिला के एक आध क्वेश्चन यही है जो आपको नहीं बताया गया है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। तो इसको जब हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो उसी में देख लेंगे, है ना। लेकिन ये असाइनमेंट है आपका, आप लोग इसको पूरी तरह से क्विक रिवीजन कर लीजिए और इसको एक अलग से नोट्स बना के अगर सारे क्वेश्चन आप आंसर लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कोई नहीं मतलब कम नंबर आने से रोक सकता है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिए, है ना। और ठीक है, आप लोग इसको असाइनमेंट तैयार कीजिए। आपको एक आध दिन का मैं समय दे रहा हूँ, इसके बाद पेपर सॉल्व कराया जाएगा 5, और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे इसी में से भी लेंगे, ठीक है, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। तो हम आपको अगली क्लासेस में मिलते हैं और आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।